प्यारे बच्चों, इसके पहले जो वीडियो हम बनाए थे उसमें अस्थियों के क्या कार्य हैं, अस्थियों का क्या महत्व है हमारे शरीर में, अस्थियों का वर्गीकरण मैंने किया था। उसके बाद हम देखते हैं कि मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है और कहाँ पर होती है। तो इसमें हम देखेंगे कि मानव शरीर में जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में कुल 22 अस्थियां होती हैं। इस 22 अस्थि में जो कपाल में जो अस्थियां होती हैं वो कुल 8 अस्थियां होती हैं और चेहरे में 14, यानी कपाल में कुल 8 अस्थियां और चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। यानी खोपड़ी में कुल मिलाकर के ये जो अस्थियों की संख्या होती है ये 22 होती है। उसके बाद मेरुदंड, मेरुदंड हमारा जो जिसको हम रीढ़ की हड्डी भी बोलते हैं, उसमें अस्थियों की संख्या मैक्सिमम 35 होती है। उसके बाद जो हमारा वक्ष का हिस्सा है, वक्ष का हिस्सा, वक्ष के हिस्से में कुल अस्थियों की संख्या 25 होती है। दोनों बाहों में मिलाकर के अस्थियों की जो संख्या होती है वो 64 होती है। दोनों टांगों में अस्थियों की संख्या कुल 62 होती है। इस तरह से मानव शरीर में कुल 206 अस्थियां होती हैं। इसके बाद हम अस्थि की संरचना के बारे में जानेंगे कि अस्थि की संरचना कैसी होती है। तो देखें, ये जो अस्थि होती है ये हमारे शरीर की सबसे मजबूत भाग होती हैं। इनका निर्माण मुख्य रूप से कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों से मिलकर बना होता है। इन तत्वों में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या फास्फोरस, यानी कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। अब इसमें इनके अंदर जो द्रव्य होता है वो ओसीन नामक प्रोटीन से निर्मित होता है। ओसीन नामक प्रोटीन से निर्मित होता है। अस्थियों की मजबूती का जो मुख्य कारण है, अस्थियों की मजबूती का जो मुख्य कारण है वो कैल्शियम था फास्फोरस होता है। कैल्शियम था फास्फोरस होता है। सबसे ज्यादा कैल्शियम तथा फास्फोरस इन अस्थियों में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कैल्शियम हड्डियों का, अस्थियों का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, सबसे बाहरी आवरण ये कैल्शियम तथा फास्फोरस का बना हुआ एक मजबूत आवरण होता है जिसे हम पेरियास्टियम कहते हैं। हड्डियों पर कैल्शियम के जमाव, हड्डियों पर कैल्शियम के जो जमाव होता है उसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। उसको कैल्सिफिकेशन कहते हैं। यानी हमारे हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का लगातार जमाव होता रहता है। तो कैल्शियम का जो जमाव होता है उस प्रक्रिया को हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। इन अस्थियों के अंदर एक गुदा भरा होता है जिसको हम अस्थिमज्जा कहते हैं। इन अस्थिमज्जा में ही रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है।
हम जब ब्लड बताए थे तो उसमें बताए थे कि रक्त कणिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा यानी जो हड्डी के जो बीच का हिस्सा होता है, जो गुदा होता है, उसमें रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इसमें अस्थि की जो वृद्धि होती है उसको हम अस्थि प्रजनन कहते हैं। देखेंगे कि जो बच्चों की जो अस्थियां होती हैं काफी नरम लचीली होती हैं। उसका कारण ये होता है कि उसमें कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा कम होती है। कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा कम होने के कारण उसमें जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए उनकी अस्थियां हमेशा लचीली होती हैं, उसको मोड़ने पर मुड़ जाती हैं। लेकिन जब बड़े हो जाते हैं, युवा होते हैं, तो उसमें जो अस्थियां होती हैं उसमें कैल्शियम फास्फोरस मैग्नीशियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है। लिहाजा हमारी जो अस्थियां होती हैं वो मजबूत होती चली जाती हैं। अब इस पे हमेशा कहा जाता है कि कैल्शियम यानी हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम फास्फोरस हमें लेने चाहिए। तो कैल्शियम फास्फोरस अगर हम लेते रहते हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत रहती हैं। अगर इनकी कमी होती है तो ये एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसे हम रिकेट्स रोग कहते हैं। और अगर प्राणों में अगर ये बाहरी हिस्सा यानी कैल्शियम की मात्रा अगर निकलता जाता है तो उसको हम अस्थिभंगुरता या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। यानी अस्थियां कमजोर होने लगती हैं। इसलिए बढ़ते हुए उम्र के लोगों के लिए और गर्भवती महिलाओं को, दूध पिलाने वाली महिलाओं को कैल्शियम की मात्रा अधिक लेने की सलाह दी जाती है ताकि उनकी अस्थियां मजबूत रहें। तो इसमें अस्थियों का आप वर्गीकरण देखेंगे तो अस्थियों का वर्गीकरण कुल अस्थियों को दो भागों में बांटते हैं, अच्छी कंकाल या अच्छी अस्थियां, दूसरा अनुबंधी कंकाल या अनुबंधी अस्थियां। अब अच्छी कंकाल मतलब ये होता है कि ये जो खोपड़ी से लेकर के ये पूरा जो हिस्सा है यहाँ तक कमर तक, इसको हम वच्छी कंकाल कहते हैं। इस वच्छी कंकाल को हम दो भागों में बांटते हैं, खोपड़ी यानी इसके ऊपर की जो अस्थि है खोपड़ी की, और दूसरा धड़ की अस्थि मतलब हमारे गर्दन से नीचे से हमारे कमर तक की जो अस्थि होती है उसको हम धड़ की अस्थि कहते हैं। अब खोपड़ी की अस्थि को हम दो भागों में बांटते हैं। खोपड़ी की अस्थि को हम दो भागों में बांटते हैं, कपाल दूसरा चेहरा। अब जो धड़ की अस्थि होती है, धड़ की अस्थियों को हम इसको भी दो भागों में बांटते हैं, वक्ष और उदर। वक्ष में जो अस्थियां होती हैं उसमें हंसली, उरोस, पसली, अंशफलक और मेरुदंड। उसी तरीके से अनुबंधी कंकाल यानी जो हमारे बाहर का जो कंकाल होता है उसमें अग्रांग यानी हमारे हाथ और पश्चान यानी पैर। तो ये हमारे अस्थियों का वर्गीकरण रहा है। इसके बाद हम लोग जितने भी शरीर की अस्थियां हैं उसको हम एक एक अस्थियों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम खोपड़ी की अस्थियों का अध्ययन करेंगे। तो हमने पहले ही बताया कि ये जो
खोपड़ी होती है, खोपड़ी को दो भागों में बांटा जाता है, एक कपाल की अस्थि और दूसरा चेहरे की अस्थि, यानी कपाल की अस्थियां, दूसरा चेहरे की अस्थियां। तो हम इसको हम क लिख लेते हैं, क, या रहने देते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कपाल की अस्थि, कपाल की अस्थियां। कपाल की अस्थियां, तो कपाल में कुल 8 अस्थियां होती हैं। कपाल में कुल 8 अस्थियां होती हैं। उन अस्थियों को हम करते हैं। इसमें देखेंगे कि कपाल की अस्थियों में जो सबसे पहली अस्थि होती है वो ललाटास्थि होती है। हमारे जो ललाट जिस अस्थि से बनता है, ये जो हमारा हिस्सा है, जो ललाट का हिस्सा है, जो मेरा ये वाला हिस्सा बनता है ललाट का, ये ललाटास्थ कहलाती है और ये संख्या में एक ही होती है, ललाटास्थ। उसके बाद पार्श्वास्थियां होती हैं। पार्श्वास्थियां यानी ये हमारे पार्श्व में यानी बगल में जो अस्थि बनती है, इधर और इधर, ये पार्श्वास्थि कहलाती है दोनों। और उसके बाद नीचे की पीछे की तरफ अस्थि होती है जिसको हम शंखास्थि कहते हैं। उसके बाद इसमें झरझरास्थ और अनकपालास्थ, कई तरह की अस्थियां होती हैं, उसको हम तो कपाल की अस्थियों में पहली जो अस्थि है वो ललाटास्थ। ललाटास्थ ये जिससे हमारा ललाट का निर्माण होता है। इसी में हमारे जो आँख के जो गड्ढे होते हैं, इन्हीं ललाटास्थ में ही वो गड्ढे पाए जाते हैं। इसके बाद ललाटास्थ के बाद जो दूसरी अस्थि होती है अनकपालास्थ होती है। ये जो अनकपालास्थ होती है यह पीछे का थोड़ा सा नीचे का भाग बनाती है। यह चपटी बाहर से उत्तल और चिकनी अस्थि होती है। इसके निचले भाग में एक छिद्र होता है। इसके निचले भाग में एक छिद्र होता है जिसे हम महाछिद्र कहते हैं या महारंध्र कहते हैं। इसी छिद्र में से होकर के हमारे जो मेरुदंड के बीच का जो तंत्रिका तंत्र वगैरह जाता है, इसी के माध्यम से वो जुड़ा होता है, यानी इन्हीं के द्वारा जो पाइप लगे हुए उसे दिमाग से जुड़ा हुआ। इसके बाद तीसरे प्रकार की जो अस्थि होती है उसे हम पार्श्वास्थियां कहते हैं। ये हमारे पार्श्व का हिस्सा यानी दोनों किनारे का हिस्सा, ये संख्या में 2 होती है। ये आगे से ललाटास्थ से और पीछे से कनपटी की अस्थियों से ये जुड़ी हुई होती हैं, यानी कनपटी के नीचे की अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। इसके बाद चौथे प्रकार की जो अस्थि हमारे कपाल में पाए जाते हैं उनको हम शंखास्थियां कहते हैं। ये जो कान की जो अस्थि जहाँ पर बनती है, संख्या में 2 होता है, यानी इस कान की तरफ और इस कान की तरफ, ये संख्या में 2 होते हैं। इनके बीच में एक सुराख होता है। उसी सुराख से होकर के ये कान के अंदर जाता है, आवाज़ सुनाई देता है और हमारे अंदर कान की जो अस्थियाँ होती हैं। इसके बाद जो 5वें प्रकार की जो अस्थि होती है उसको हम जतुकास्थ कहते हैं। ये जतुकास्थ तितली के आकार की होती है। खोपड़ी के धरातल के नीचे सामने की ओर ललाटास्थ से मिलकर दोनों एक अक्ष गुहा बनाती हैं।
ये छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें अस्थि को देखा जा सकता है कि वो भरा नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे। और जो लास्ट प्रकार की जो अस्थि है उसको हम झरझरास्त कहते हैं। ये झरझरास्त नाक के जो सुराख होते हैं उसका ये भाग बनाता है। इसमें छलनी के समान तमाम इसमें छिद्र होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि खोपड़ी में जो कपाल की जो अस्थियाँ होती हैं, और एक बात और बता दें कि ये जो कपाल की अस्थियाँ होती हैं वो आपस में एक दूसरे से इस प्रकार से चिपकी होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि इसमें 8 अस्थियाँ हैं। वास्तव में ये एक नहीं होता है, इसमें कुल 8 अस्थियाँ होती हैं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से चिपकी हुई होती हैं। ये अस्थियाँ ये इस प्रकार की होती हैं, यानी तवा के आकार भरा हुआ होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि कपाल में कुल कितनी अस्थियाँ होती हैं और उसको चित्रात्मक तरीके से हमने अस्थि को देखा।